बड़े सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज हम राष्ट्र के सबसे बड़े उत्सव गणतंत्र दिवस और ज्ञान आरंभ करने के सबसे बड़े दिन बसंत पंचमी दोनों को एक साथ मनाने के लिए अपने विद्यालय में एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं अर्चिका अग्रवाल, विद्यालय के डायरेक्टर सर श्रीमान विनोद कुमार शर्मा जी, हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती शालिनी अग्रवाल जी, अकाउंट हेड मैडम श्रीमती अनामिका बंसल जी, जूनियर हेड मैडम श्रीमती रूपल जिंदल जी, टीचर्स हेड श्रीमती साक्षी बंसल, जूनियर टीचर्स हेड श्रीमती मीनू सक्सेना एवं अन्य सभी अध्यापिकाओं और यहाँ उपस्थित छोटे छोटे बच्चों और बड़े बड़े विद्यार्थियों को आज गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अपना सादर अभिनंदन और अनेकों अनेक बधाइयां अर्पित करती हूँ। आज 26 जनवरी 2023 दिन है गुरुवार और आज हम समस्त भारतवासी अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। देखिए, बात चाहे स्वतंत्रता दिवस की हो या गणतंत्र दिवस की, कोई भी राष्ट्रीय उत्सव वीर रस के महान कवियों की रचनाओं को पढ़े बिना पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए आज अपने स्पीच की शुरुआत मैं कुछ कविता से करना चाहती हूँ। तो एक गाना है जो आप हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन पर सुनते हैं, उसको कवि प्रदीप ने लिखा था और उसको स्वरबद्ध किया था हमारी प्रिय स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने। और इसके बोल आप सभी जानते हैं, कुछ इस प्रकार हैं, मैं गा के सुनाना चाहूंगी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहिए कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। तो आज का दिन शक्ति का दिन है, शौर्य का दिन है, तप का दिन है, बल का दिन है, उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तपस्या का दिन है, उनके समर्पण का दिन है, उनकी शहादत का दिन है, उनके बलिदान का दिन है। भारत के उन वीर सपूतों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदी के एक महान कवि हुए हैं, कवि श्री हरिओम पवार जी, उनकी कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जिन बेटों ने धरती माता के लिए कुर्बानी दे डाली, जिन बेटों ने धरती माता के लिए कुर्बानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है। उनका नाम जुबा पर लेकर पलकों को झुका लेना, उनका नाम जुबा पर लेकर पलकों को झुका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। अभी मुझसे पहले विद्यालय की प्रधानाचार्य मैडम ने आप लोगों को संविधान के बारे में कुछ जानकारी दी। प्यारी सी बच्ची सौम्या जैन ने संविधान की प्रस्तावना को पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ा, तो मैंने भी सोचा कि चलो एक ही टॉपिक पकड़कर आप सबको बोल किया जाए। तो बात करते हैं संविधान की थोड़ी सी अपनी तरफ से। देखिए, भारत का संविधान
विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे संविधान में 22 चैप्टर्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। शायद आपको पता होगा, मैडम ने बताया जैसा कि हमारा संविधान दोनों भाषाओं में हाथ से लिखा गया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और दोनों संविधानों को हाथ से लिखने का काम 6 महीने में पूरा किया गया था। 6 महीने लगे थे उसको हाथ से लिखने में। और उसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम एक बार फिर से मैडम बता चुकी हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायकाल। पेशे से कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर जो सुंदर सुंदर लिखते हैं, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स पर लिखते हैं, इटैलिक्स में लिखते थे। इटैलिक्स मतलब टेढ़ा टेढ़ा, कर्सिव जैसा होता है, टेढ़ा टेढ़ा चलता है, इटैलिक्स में लिखते थे। माँ तो बचपन में थे नहीं उनके, छोड़कर उनको चले गए थे। कैलीग्राफी की ये कला उन्होंने अपने दादाजी से सीखी थी और उसके बाद उनका हाथ भी अपने दादाजी की तरह कैलीग्राफी में रंग गया था। 251 पन्नों का संविधान उन्होंने खुद लिखा। हिंदी के 251 पन्ने और अंग्रेजी के 251 पन्ने। उन 251 पन्नों के संविधान को लिखने में 300 निबेन जिससे कि लिखा गया था और 300 बॉटल स्याही का इस्तेमाल हुआ था। स्याही आई थी लंदन से और कागज आया था पुणे से। कहां से संविधान लिखने के लिए इंतजाम किया गया, आप सोच कर देखो जरा। जवाहरलाल नेहरू जी ने जब पूछा कि आप संविधान लिखने के लिए हमसे क्या लेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे संविधान लिखने के लिए पैसे नहीं चाहिए। संविधान लिखने के लिए मेरी शर्त है और वो शर्त ये है कि मुझे संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम लिखना है। तो संविधान के हर पन्ने पर उन्होंने अपना नाम लिखा और संविधान के आखिरी पन्ने पर अपने दादाजी का नाम लिखना है, क्योंकि ये कला मुझे अपने दादाजी से मिली है। संविधान के हर पेज पर बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन भी बनाई गई है और उस डिजाइन को बनाने के लिए हम पहुंचे कलकत्ता के शांति निकेतन में, जिसकी स्थापना हमारे प्यारे कवि, राष्ट्रीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। वहां से पकड़कर लाए नंदलाल बोस को और साथ में उनकी टीम के कुछ मेंबर्स को और उनको काम दे दिया कि आप लोगों को क्या करना है, संविधान के हर पन्ने पर डिजाइन करनी है। तो सोने की जरी का वर्क जैसे कि साड़ी पर किया जाता है, उसी तरीके से सोने की पेंटिंग से पूरे संविधान के एक एक पन्ने को बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से हमने सजाया। तो ये 2 नाम संविधान बनाने वालों में छुप जाते हैं। उनका नाम आज फिर से लेंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायकाल। नाम में इतना लगे तो काम में क्यों नहीं हो। और दूसरा नाम है नंदलाल बोस। तो चलिए, ये तो संविधान के बारे में छोटी छोटी ऊपर की जानकारी थी। और पहले चलते हैं, थोड़ा संविधान बनने की प्रक्रिया को और पहले से समझते हैं। तो बात करते हैं 31 दिसंबर 1929 रावी नदी थी। रावी नदी थी, कांग्रेस का अधिवेशन था और जगह थी लाहौर। और बात है 31 दिसंबर 1929। लाहौर पाकिस्तान में है। उस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित नेहरू जी थे। पंडित नेहरू जी अभी कुछ दिन पहले जेल में बंद हमारे 3 क्रांतिकारियों से मिलकर आए थे। भगत सिंह, बटुकेश्वर नाथ दत्त और जतिन दास। ये तीनों क्रांतिकारी जेल में बंद थे। आपको याद होगा, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था और अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर दिया था। तो ब्रिटिश पुलिस जो थी वो भगत सिंह को पकड़ कर ले गई थी। इसी तरह से जतिन दास ने भी कुछ किया था, इसी तरह से बटुकेश्वर नाथ दत्त ने भी कुछ किया था। तो तीनों जेल में बंद थे। जब वो जेल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हमारे जैसे जो कैदी जेल में बंद करके लाए जाते हैं, उनके साथ बड़ी यातनाएं होती हैं, उन्हें बड़ा सताया जाता है, बड़ी पीड़ा दी जाती है। एक छोटे से एरिया में, एक छोटी सी जगह पर उनको सारा दिन रहना होता है। खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, इवन उनको मल त्याग करने का भी ध्यान नहीं दिया जाता है और पूरे दिन इस तरह से काम कराया जाता है जैसे कि वो जानवर हो। इस बात का विरोध करने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल कर दी और पिछले 63 दिन से वो लगातार भूख हड़ताल पर थे। भारत के बहुत सारे जो हमारे राजनीतिक व्यक्ति थे वो उनसे मिलने जा रहे थे जेल में और उन्हें समझा रहे थे कि भूख हड़ताल तोड़ दो, नहीं तो जान भी नहीं बचेगी। लेकिन उनको कहाँ मानना था, उनके सर पे तो आजादी का भूत सवार था, उनको तो सुधार करना था। उन्होंने भूख हड़ताल नहीं तोड़ी और 63 दिन की कड़ी भूख हड़ताल के बाद स्थिति ये हुई कि
कि जतिन दास ने अपना दम तोड़ दिया। अंग्रेज खिलाते खिलाते पिलाते पिलाते हार गए, लेकिन बाजार में उन्होंने पानी की एक बूंद अपने मुंह में डाली तो उन्होंने दम तोड़ दिया। एक छोटा सा बच्चा जिसको ये समझ भी नहीं थी कि आजादी का मतलब क्या होता है, वो आजादी के लिए जान दे गया। 24 साल की उम्र में भूख हड़ताल के कारण वो बच्चा जो है वो इस देश को छोड़कर, हम सबको छोड़कर चला गया। आगे जाकर तय हुआ कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी। इस बात की खबर सब जगह फैल गई कि भगत सिंह फांसी पर चढ़ने वाले हैं। भगत सिंह की फांसी की बात सुनकर सब लोग बहुत दुखी थे। कुछ दिनों बाद पता चला कि बटुकेश्वर नाथ को भी कैंसर हो गया है, वो भी मरेंगे। इन सारी चीजों से पूरा हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तान के जो नेता थे वो सब बहुत दुखी हो गए। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि ऐसी हालत रही तो ब्रिटेन की सरकार हम में से एक को भी नहीं बख्शेगी और हम सब इसी तरह से संघर्ष करते हुए सब मारे जाएंगे। कोई कैसे मरेगा पर बचेगा एक भी। तो हमारे मन में आया कि अब हमको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हमारा देश पूरी तरह से हमारा हो जाए। तो 31 दिसंबर 1929 को जब कांग्रेस का अधिवेशन रावी नदी के किनारे लाहौर में चल रहा था, तो वहीं से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी कि अब हमें और यात्राएं नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं सुनना, हमको अपना देश आजाद चाहिए। और अगले साल 1930 में अगले महीने जनवरी में आखिरी इतवार, जनवरी के आखिरी इतवार तक, यानी कि हम इंतजार करेंगे और आखिरी इतवार तक अगर अंग्रेजों ने हमें आजाद नहीं माना तो हम अपने आप को खुद से आजाद मान लेंगे। जनवरी का आखिरी इतवार आया और सौभाग्य से तारीख थी 26 तारीख चुनने में हमारा कोई रोल नहीं है, हमने तो आखिरी इतवार चुना था। अब आखिरी इतवार को तारीख थी 26, तो 26 जनवरी 1930 को हमने खुद ही अपना आजादी का दिन मनाया और अपने आप को पूरी तरह से अंग्रेजों से मुक्त घोषित कर दिया और कह दिया कि जब तुम्हें मर्जी हो तब कर देना आजाद, हम तो आज से आजाद हो गए। 1930 से लेकर 1950 तक 20 साल हर दिन हर साल हम 26 जनवरी 1930 से अपना आजादी का दिवस जो है वो मनाते रहे। और जब भारत आगे जाकर आजाद हुआ तो आजादी की तारीख मिली हमको 15 अगस्त 1947, जो हमने फिर से नहीं चुनी थी, वो अंग्रेजों ने चुनी थी हमारे लिए। और जब हमने अपना संविधान बनाया तो संविधान बनके पूरा हो गया 26 नवंबर 1949 को। उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन हमको 26 जनवरी प्रारंभ में प्रिय हो चुकी थी। 20 साल पहले ही हमने उससे शादी कर ली थी। तो हमने डिसाइड किया कि 2 महीने की तो बात है, 26 नवंबर को गणतंत्र नहीं बनेगा भारत, कोई बात नहीं, 2 महीने बाद बन जाएगा, लेकिन हम गणतंत्र मनाएंगे 26 जनवरी को ही। तो हम 26 जनवरी को ही तब से अपना गणतंत्र मनाते चले आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इतिहास था जो मैं आपको समझाना और बताना चाह रही थी। हालांकि 6 to 8 के बच्चों को तो मैं पिछले 3 दिन से लगातार यही चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो आई होप उनको काफी कुछ इसके बारे में पता है। थोड़ी सी और हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगी। अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और अंग्रेज उसमें हार गए थे, बहुत बुरी तरह हारे थे। और अंग्रेजों के पास अब इतनी दम नहीं थी कि वो इतनी दूर से बैठकर, 7 समुंदर पार से बैठकर भारत और भारत जैसे अपने गुलाम देशों को और गुलाम रख पाए, उनके ऊपर और लंबे समय तक शासन कर पाए। तो उन्होंने खुद ही तय कर लिया था कि हम भारत को आजाद कर देंगे। इसलिए उन्होंने भारत को क्या किया, आजाद किया, क्योंकि उधम कर करके, विरोध कर करके, क्रांतियां कर करके हमने उनके नाक में दम कर रखा था। आसान नहीं था भारत में शासन करना उनके लिए, हर दिन उनके लिए एक संघर्ष था। भारतीयों को झेलना, भारतीयों की क्रांतियों को झेलना, रोज कैदियों को लाना, रोज छोड़ना, रोज उनकी जिम्मेदारी लेना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हिंदुस्तान ने क्या किया आजादी के लिए, आजादी तो खुद ही मिल गई, अंग्रेजों ने तो खुद ही दे दी। ऐसे कोई कुछ दे सकता है क्या? किसी से चवन्नी मांग के दिखा दो खुद ही, और वो हमें आजादी खुद ही देके चले गए। तो ये पूरी कल्पना से बाहर निकलना है। आजादी हमने उनसे छीनी है
और कब छीन ली थी? 26 जनवरी 1930 को ही छीन ली थी। अब तुम हम पे राज करो, हमें मारो, हमें कूटो, हमें जिंदा जला दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक माँ के 20-20 बच्चे, 25-25 बच्चे मरने के लिए तैयार खड़े हुए हैं और बता रहे माँ की आंखों में आंसू आ जाए। माँ मशीन बन के तैयार खड़ी हुई है कि तुम मारो, मैं पैदा करूंगी। अब देखते हैं तुम में ज्यादा दम है या मुझ में ज्यादा दम है। तुम ज्यादा मार सकते हो, मैं ज्यादा पैदा कर सकती हूँ। तो ऐसा देश है, ऐसी माएँ हैं और ऐसे बच्चे हैं यहाँ के। तो भारत से जो प्रेम नहीं करते, वो भारत के बारे में, गांधी जी के बारे में अंट संट कुछ भी बोलते रहते हैं। और हम उनकी 4 लाइनें सुन लेते हैं और सुनने के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में है ही क्या? भारत महान है, 100 में से 99 बेईमान है। अच्छा लगता है, फैशन बन गया है हमारा। लेकिन कुछ जानते हो इसके बारे में? तो जब तक किसी के बारे में जानो नहीं, तब तक उसके बारे में कोई राय बनाने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। कोई 4 लाइनें उसके बारे में जब बोल सकते हो सही, तब तुमको अधिकार मिलता है कि अब तुम 1 लाइन उसके बारे में गलत बोलो। तो इस चीज से हम सबको मुक्त होना है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जो भारत की छवि को हमेशा धूमिल करने का प्रयास करते रहते हैं। आगे चलते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत को गुलाम बनाने की पहली कोशिश शुरू हुई थी। उससे पहले मुगलों के गुलाम थे और उसके बाद अंग्रेजों का गुलाम शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से। कंपनी ने 150 साल भारत के ऊपर शासन किया। कंपनी व्यापार करती रही और अंदर ही अंदर भारत की जड़ों को खोखला करती रही। 1957 में प्लासी का वॉर हमने किया, 1964 में बक्सर का वॉर किया और इन दोनों वॉर में हम हार गए। और हमारे हारने में कारण बने हमारे सो कॉल्ड राजा, जिन्होंने पूरी तरीके से अंग्रेजों का ही साथ दिया और हमको हरा दिया। हमको हराने के बाद इंडिया का बहुत सारा हिस्सा, हमारे हिंदुस्तान का बहुत सारा हिस्सा, जिस पर ब्रिटेन के लोगों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया और लूटने की पूरी कोशिश हमने शुरू कर दी। 1858 में क्या हुआ? अंग्रेजी सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि तुम भारत में शासन करो। यानी कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमें लूट रही थी, अब पूरी की पूरी ब्रिटेन की सरकार हमें लूटेगी। पहले ब्रिटेन की कंपनी हमें लूट रही थी, अब पूरी की पूरी ब्रिटेन की गवर्नमेंट हमें लूटेगी। तो 1958 में उन्होंने हमें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और अगले 100 साल तक हमारी लूट करते रहे। तो आप समझ ही सकते हैं कि गुलामी का इतिहास 2-4 साल का नहीं है। गुलामी का इतिहास 200-400 सालों का है। 20वीं शताब्दी चल रही है और गुलामी शुरू हो गई थी 1600 से 2000 तक जोड़ लीजिए, कितने साल होते हैं? 400 साल। 400 साल से ये देश गुलाम है या था। और उससे पहले 1000 साल तक गुलाम रहा किनका? मुसलमानों का, मुगलों का, मुगल राजाओं का। तो इस गुलामी से आजादी पाने की हमने बहुत कोशिशें की, बहुत प्राणों की आहुति दी। बहुत माओं ने केवल बच्चों को इसीलिए ही जन्म दिया कि उनके बच्चे भारत माँ की जान की रक्षा में अपने जान की बाजी लगा सके। ये जान देने वाले कोई और थोड़ी ना थे, ये हमारे ही परिवार के लोग थे, हमारे देश के वासी थे, हमारे आसपास के अपने थे, हमारे बुजुर्ग थे। चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, लालाजी हो, जतिन दास हो, आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, नेहरू जी हो, वीर सावरकर हो, ना जाने कितने ऐसे नाम हैं जिनका नाम लेना आज हम शुरू कर दे समय खत्म हो जाएगा, लेकिन लिस्ट नहीं खत्म होगी बच्चों, लिस्ट नहीं खत्म होगी। ये वे लोग हैं जिनको इश्क था अपनी सरजमीन पे। आज हम एक दूसरे से इश्क करते फिरते हैं और उन्होंने इश्क किया था इस माँ से, इस धरती माँ से। अपनी जमीन की भूख क्या होती है ये तब समझोगे तो जमीन नहीं होगी। ये पूछो उन पक्के लोगों से जिनके पास जमीन नहीं है। हमारी शरण में धर्मशाला में रहते हैं, कहने को तिब्बत उनका देश है, तिब्बती है, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। चाइना ने जमीन उनकी छीन ली है, उनको अपने जमीन पर रहने नहीं देते हैं। तो जमीन की भूख क्या होती है ये पूछो तिब्बत के लोगों से। जमीन की भूख क्या होती है ये पूछो इजराइल के उन लोगों से जिन्होंने 2000 साल इजराइल को वापस पाने के लिए इंतजार किया। दुनिया के अलग अलग देशों में इजराइल के 400, 500 लोग जो है वो बसे हुए थे। और जब भी कोई त्योहार मनाते थे, जब भी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, तो हमेशा ये कहते थे कि
year we will celebrate this festival in Jerusalem. The capital of Israel, Jerusalem. दिल में उन्होंने अपने जमीन डाल दी थी, दिल में कहते थे कि आज हम दिवाली यहाँ मना रहे हैं, अगले साल यरूशलेम में मनाएंगे। आज हम होली यहाँ मना रहे हैं, अगले साल यरूशलेम में मनाएंगे। अगले साल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन हर पल हर क्षण इस भावना के साथ जी रहे हैं कि एक ना एक दिन धरती वापस मिलेगी। और मिली उनको 2000 साल की कठिन वेट के बाद, इंतजार के बाद ये धरती जो है उनको वापस मिली। और जब धरती वापस मिली तो उसकी रक्षा करने के लिए सब बच्चों को वॉशरूम जाना है। रक्षा करने के लिए इजराइल का एक आदमी तैयार था। आज भी इजराइल का जो सेंटर सिटी है, वहां इजराइल के जितने भी बड़े बड़े नेशनलिस्ट हैं, सबका एक ऑफिस है, सबका एक ऑफिस कंपल्सरी अपनी इच्छा से। और वहां से प्रॉफिट हो या वहां से लॉस हो, वो ऑफिस को कभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं मेरा राजधानी में मेरा पैर होना चाहिए। क्या हमारे अंदर दिल्ली को लेकर ये भावना है? कितने लोग ऐसे जिन्होंने अभी तक दिल्ली के दर्शन भी नहीं किए होंगे, ऑफिस खोलने की बात भी बहुत दूर की बात है। तो वहां पर क्या होती है कि गाने बजाने से सिद्ध नहीं होता, डांस कर लेने से, नाच लेने से, जश्न मना लेने से सिद्ध नहीं होता। मोहब्बत का सबूत देना पड़ता है, मोहब्बत का सबूत देना पड़ता है। और सबूत की बात करूं तो हाड़ी रानी का नाम याद आता है मुझको, जिन्होंने मोहब्बत का क्या सबूत दिया था। कहानी सुनोगे उनकी? पहले तालियां उनके लिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन, वो पैदा उनकी आज उनका जन्मदिन है, उनके लिए ढेर सारी तालियां। उदयपुर के राजा रतन सिंह की नई नई शादी हुई थी, किनसे? बूंदी के राजा हाड़ा की बेटी हाड़ी से। उनको हाड़ी रानी कहते हैं। जयपुर की, राजस्थान की रानी थी उदयपुर की। शादी होकर रतन सिंह की यहाँ आई थी। एक हफ्ता भी नहीं हुआ था शादी को, हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, शादी की थकान भी उतरी नहीं थी, एक हफ्ता नहीं हुआ था। मुगल राजा ने रतन सिंह को ललकारा युद्ध लड़ने के लिए। रतन सिंह कांप रहे थे कि अभी अभी नई बहू बिताकर लाया हूं और युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान के राजा जब युद्ध की बात आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं, किसी को नहीं देखते हैं। रानी को ये पता था, कि राजा अगर थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, झिझक रहे हैं युद्ध पर जाने के लिए, तो उसका कारण कहीं ना कहीं मैं हूँ, मेरी वजह से ये चाह रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी अभी तो शादी हुई है, अभी अभी चला जाऊंगा, लौट के आऊंगा या नहीं आऊंगा पता नहीं। तो राजा ने रानी से एक दिन सुबह सुबह कहा, युद्ध पे तो जाना होगा क्योंकि ये मेरा राजपूताना धर्म है। आप एक काम करिए, मुझे अपनी कोई प्यार की निशानी दे दीजिए, मुझे अपनी कोई प्यार की निशानी दे दीजिए। जाते जाते रास्ते में अगर आपकी याद आएगी तो उस निशानी को देख लूंगा और अपना काम करता रहूंगा। रानी ने सोचा कि मैं उन्हें क्या निशानी दूं। फिर रानी को समझ आया कि मुझे उन्हें क्या देना चाहिए, और सोचो उन्होंने क्या दिया होगा। सुबह सुबह सेवक एक थाल में एक चादर से ढकी हुई, सुंदर से चादर से ढकी हुई निशानी लेकर राजा रतन सिंह के पास पहुंचा और कहा कि महारानी ने आपके लिए निशानी भिजवाई और कहा इसे रास्ते में खोल लो। अभी नहीं खोलने की इजाजत दी है रानी ने, इसे रास्ते में खोलना। जब आपको रानी की पहली बार याद आए तब रानी की निशानी को देखना। महाराज खुशी खुशी, थोड़ा अंदर से दुखी तो थे ही, लेकिन चूंकि निशानी मिल गई थी तो खुशी खुशी लेकर जो है वो उसको युद्ध के लिए निकल गए। रास्ते में जब याद आई रानी की तो महाराज को याद आया कि अरे निशानी मेरे पास है। जैसे कि आप लोगों के पास फोटो होती है, आप देख रहे हो मम्मी की याद आती है तो, है ना, ऐसे उनके पास जो निशानी थी उन्होंने उससे निकाली। उन्होंने कहा सेवक से रानी की निशानी निकालो। और कमाल की बात है कि जब उस थाली पे से जो कपड़ा ढका था उसको हटाया गया तो उसमें निकला रानी का कटा हुआ सिर। उसमें निकला रानी का कटा हुआ सिर। रानी ने अपनी निशानी के लिए अपना सिर काटकर उस थाल में सजाकर राजा को दे दिया था और उसके साथ में एक संदेश छोड़ दिया था कि जब तक मेरे लिए मोहब्बत
आपके दिल में रहेगी। शायद आप युद्ध क्षेत्र में अपना धर्म पूरी तरह से निभा नहीं पाएंगे। मेरे प्यार में पड़े हुए हैं आप, शादी को भी 6 दिन ही हुए हैं। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको उस प्यार से मुक्ति दिलाऊं और मातृभूमि की तरफ जो प्यार होता है उसकी याद दिलाऊं। इसीलिए मैंने अपना सर भेजा है। राजा की हालत क्या हुई होगी उस समय पे आप सोच सकते हैं। राजा ने उस कटे हुए सिर को अपने बालों से बांधा और अपने घोड़े पर बैठकर चल दिए लड़ने के लिए। और रानी के त्याग और रानी के बलिदान का असर ये हुआ कि उस युद्ध में राजा जीत गए। लेकिन लौट के आने की कोई उम्मीद नहीं थी। किसके लिए जाते वापस? रानी तो मर चुकी थी। राजा जीतने के बाद भी अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि अगर उनको ये लग रहा था कि वो ये ना कहते कि मेरा युद्ध पर जाने का मन नहीं है, तो शायद रानी ये काम नहीं करती। एक सेंटेंस से रानी को 1 सेकंड लगा ये सोचने में कि उनको अपनी गर्दन काट देनी। राजा की नाउमंगी का नतीजा ये निकला कि राजा ने युद्ध जीतने के बाद भी उसी तलवार से अपनी खुद की गर्दन भी उड़ा ली और दोनों एक ही जगह पर सदा के लिए समा गए। ऐसा हिंदुस्तान आज देखने मिलता है, ऐसा हिंदुस्तान। लेकिन ऐसे हिंदुस्तान के हम वंशज हैं। ये हमारा परिवार था, ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारी विरासत थी, जिसको पूरी तरह से भुला चुके हैं। कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि अब आपको आज ये करना है, कोई आपसे ये नहीं बोल रहा कि आपको आज ये करना है, लेकिन कम से कम ऐसी भावना तो अपने अंदर रख सकते हो, ऐसे लोगों के प्रति सम्मान तो प्रकट कर सकते हो। इतना नहीं कर सकते, अपनी गर्दन नहीं काट सकते, पर इतना तो कर सकते हैं कि किसी और की गर्दन काटने से रोक ले। पर्यावरण का ख्याल रख ले, जानवरों का ख्याल रख ले, आपस में एक दूसरे को कोई चोट ना पहुंचाए, आपस में एक दूसरे को कोई क्षति ना पहुंचाए, इतना तो कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आज से अपने दिल पर हाथ रख के कह देना, मुझे नहीं मनाना 15 अगस्त, मुझे नहीं मनाना आजादी का दिवस, मुझे नहीं मनाना गणतंत्र दिवस। अपने घर में पिज्जा और बर्गर खा के मस्त और खुश हूं। ये मनाने का हक केवल उन बच्चों को है, उन अध्यापिकाओं को, भारत के उस एक जन को है जिसके दिल में आजादी आज भी जिंदा है, जिसके दिल में आजादी के संघर्ष की कहानियां आज भी जिंदा है, जो चाहता है कि भारत जैसा था प्राचीन काल में वैसा ही आज भी बना रहे। बच्चों के दिल में आजादी की भावना को जगाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, पहला परिवार और दूसरा विद्यालय। क्योंकि मैं एक विद्यालय से बात कर रही हूँ तो मैं तो टीचर्स की ही बात करूंगी कि सबसे पहले मेरे अंदर और मेरे बाद आपके अंदर कुछ होना चाहिए, और जो कुछ हमारे अंदर होगा शायद उसका 10% अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को दे पाएंगे। इनको क्या मालूम, ये तो बेचारे मासूम हैं। आप जो कहानी सुनाएंगे, आप जैसे सुनाएंगे, जिस भावना के साथ सुनाएंगे कि उसी भावना को लेने वाले हैं। थोड़ी सी भावना अपने मम्मी पापा से लेंगे और थोड़ी सी हमसे लेंगे। उनका हिस्सा वो कर रहे हैं, हमारा हिस्सा हमको करना चाहिए। अपने आप से पूछो आप सभी, क्या आप सब अपने हिस्से का काम कर रहे हो? आप कभी अपने हिस्से का काम पूरी शिद्दत के साथ नहीं कर रहे। जिस दिन आप सबको ये पता चलेगा कि शिक्षक का सबसे पहला कर्तव्य है बच्चों के अंदर राष्ट्र धर्म जगाना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं जगाना है, राष्ट्र धर्म जगाना है, मानवता जगानी है, तब आप अपनी पढ़ाई में वो धार और वो पैनापन और वो शार्पनेस लेकर आओगे जिसकी जरूरत है। पवार जी ने और कुछ लिखा है, उन्होंने कहा है कि जो कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, जो कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। हम आजादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस सेलिब्रेशन के पीछे क्या मरने की भावना है? बिल्कुल नहीं है। तो जो कौम आजादी की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति, उसके बच्चों को आजादी जीने का अधिकार नहीं। किसके कितने लाल सलोनी सीमा पर छिन जाते हैं। अरे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे दीवारों में छिन जाते हैं। झांसी की रानी लेकर राजधानी मिटा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। फिर कभी सुनाऊंगी आपको पन्ना धाय की कहानी। मंगल पांडे आजादी का परवाना हो जाता है, उधम डायट के बदले को दीवाना हो जाता है। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? महाराणा प्रताप की बात हो रही है। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के सिर पर फांसी नहीं चढ़े थे क्या?
वीर हकीकत राय धर्म की खातिर करते देखे हैं, ऋषि दधीचि भी अपनी हड्डी अर्पण करते देखे हैं। हाड़ी नारी शीश काटकर थाली में रख देती है, हाड़ी नारी शीश काटकर थाली में रख देती है, ये गाथा उनको सूरज की लाली में रख देती है। यूं ही नहीं कहा जाता कि भारत की धरती शहादत की धरती है, यहाँ की धरती का रंग लाल नहीं है, यहाँ की धरती का रंग खूनी लाल है। ऐसी कितनी कहानियां हैं, कितने किस्से हैं जिन्हें सुन लें अगर हम सही तरीके से तो हमारा रोम रोम, हमारा दिल, हमारा हृदय कांप उठता है। हिंसा की वो यादें भले ही हम पीछे छोड़ आए थे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले भारत में हिंसा की जरूरत ही क्यों होगी। देश हमारा, वतन हमारा, हम हिंदुस्तानी क्यों लड़ेंगे, हम सब तो प्यार से रहेंगे, हम सब तो स्नेह से रहेंगे, आपस में हमारी सहानुभूति होगी, हिंदुस्तान के हर एक बच्चे के अंदर, हर एक इंसान के अंदर दया और प्रेम भरा होगा। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये मूल्य हमारे आसपास दिखाई नहीं देते, और आज हम जिस रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं वो रास्ता वापस से हमें युद्ध, हिंसा और लड़ाई की तरफ ले जा रहा है। पाकिस्तान क्यों मुर्दाबाद, चाइना की टांग क्यों हम तोड़ेंगे, क्यों रशिया और यूक्रेन इतने सालों से, इतने महीनों से युद्ध में इन्वॉल्व हैं? कारण हम सब वापस से युद्ध करना चाहते हैं, वापस से मरना चाहते हैं। इसलिए इस राष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए मुझे अपने सभी शिक्षकों से उम्मीद है कि आप सब अपने बच्चों की पूरी मदद करेंगे। राष्ट्र की प्रगति के लिए जो भावना हमारे अंदर होनी चाहिए वो इन पंक्तियों से झलकती है। ये पंक्तियां आपके लिए हैं और मेरे पीछे बोलेंगे और उसके बाद बस खत्म है मेरा। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी नहीं है, ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बोलिए मेरे साथ, ये सौगंध हमारी है, हम देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं मिटने देंगे, हम देश नहीं झुकने देंगे। है मेरा विश्वास, है मेरा विश्वास, कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, है मेरा विश्वास, कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं तोड़ोगे तुम, है मेरा विश्वास, कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं तोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ, ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह